हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 और लाइफ प्रोसेस। और इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ लाइव एंड व्हाट इज़ नॉट लाइव। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हम कैसे जान सकते हैं कि भाई ये जिंदा है या मर गया है। ओके, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और cow chewing cud or man shouting loudly on the street, we know that there are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? तो ये ऐसा बोल रहा है कि आपने ऐसा देखा होगा कि भाई कुत्ता दौड़ रहा है रोड के ऊपर, फिर काउ स्विंगिंग कर्ड एंड मैन शाउटिंग लाउडली, एंड ये सब हमने सब स्ट्रीट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखा होगा। पर अगर हम ऐसा सोच सकते हैं क्या, जब वो सब सो जाए तो इसका मीनिंग ऐसा होता है क्या वो अलाइव है, मीन्स मर गए हैं सब या जिंदा नहीं है। ओके, तो इसका मीनिंग ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जिंदा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। वो ब्रीथ कर रहे हैं और वो वापस सुबह होंगे, उठ जाएंगे, और उसके बाद हमको फिर ऐसा लगेगा ये लाइव है। पर कहने का मीनिंग ये है कि हम ऐसा अकेला नहीं बोल सकते हैं कि जब कोई भी चीज़ मूविंग फॉर्म में होती है तभी ही लाइव होती है, या मोशन में होती है तभी ही लाइव होती है, हम ऐसा बोल सकते नहीं हैं। ओके, जब स्लीप करते हैं तभी भी जो लिविंग्स होते हैं वो जिंदा ही होते हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? हम जानते हैं कि वो जिंदा होते हैं, पर हम कैसे जानेंगे उसको? वी सी them breathing, we know them, we know that they are alive. वो सांस ले, उसका मीनिंग वो जिंदा है। एंड वॉट अबाउट द प्लांट्स? अब देखो यहाँ पे हर बार वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आंसर भी दे रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आंसर भी दे रहा है। तो मीन्स अब तक क्या बोला कि भाई हमारे दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि भाई जिंदा होता है तो इसका मीनिंग वो मूवेबल है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हम पहचान जाते हैं कि वो जिंदा है। पर अगर हम ऐसा देखेंगे कि जो सो जाता है तो वो टाइम पे वो सिचुएशन पे क्या होता है, अगर वो सो जाता है तो वो तब तो मूवेबल नहीं होता है, कोई भी चीज़ होता है, मीन्स कोई भी अलाइव होता है। ओके, तो मीन्स इट मीन्स दैट वो मूवेबल नहीं होता है, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते वो मर गया है। पर वो ब्रीथिंग करता है। ओके, तो अच्छा, ब्रीथिंग करता है तो प्लांट्स हम बोलते हैं पार्ट पार्ट प्लांट्स इज लाइव्स। पर अगर वो जिंदा है तो वो तो कहाँ सांस ले रहे हैं, वो तो कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे जज कर पाएंगे कि भाई उसके बारे में हम क्या बोल पाएंगे कि भाई प्लांट्स में क्या है? ओके, हाउ डिड वी नो दैट दे आर लाइव? वी सी देम अ ग्रीन। ऐसा प्लांट्स को हम क्या देखते हैं कि भाई वो ग्रीन है। सम ऑफ अस विल से, बट वॉट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ द कलर अदर देन ग्रीन? अब ये ऐसा बोल रहा है कि हम ऐसे तो नॉर्मली प्लांट्स को हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये ग्रीन कलर के उसके जो लीव्स होती है, तो ओके उससे हम पहचान जाते हैं कि भाई ये प्लांट जिंदा है। पर हम ऐसा सोचो कि भाई जो प्लांट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसके जो लीव्स है वो ग्रीन कलर के नहीं हैं, तो उसके बारे में अगर हम क्या सोचेंगे? दे ग्रो ओवर टाइम एंड सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। इन अदर वर्ड, वी टेंस टू थिंक of some sort of movement and either growth related or not as common evidence for being alive। देखो यहाँ पे कॉमन एविडेंस के लिए हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए, कि सिंपल सी बात है कि वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम उसके उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि वो लाइव है या मर गया है। But a plants that is not visible growing in the still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. Means invisible to the sorry कहाँ गया ये रहा, life is not enough। तो देखो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो विजिबल नहीं होती है। जैसे कि प्लांट के अंदर वो ब्रीथ कर रहा है तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि वो ग्रो कर रहा है, वो भी इतनी स्लो होती है ग्रोइंग प्रोसेस कि हम ऐसे बोल ही नहीं सकते कि भाई ये जिंदा है या मर गया है। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या हम बोल सकते हैं
कि वो ज़िंदा है या मर गया है, या फिर ग्रोइंग हो तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं, या मूवमेंट कर रहा है तो ही बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा पैराग्राफ क्यों बताया, तो अल्टीमेटली हम ऐसा बोलते हैं रियल लाइफ के अंदर कि वो मूवमेंट कर रहा है इसलिए ज़िंदा है, पर ओरिजिनली ऐसा नहीं है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि छोटे वायरसेस और बैक्टीरियास इसके अंदर तो बहुत छोटी छोटी ब्रीथिंग प्रोसेस भी वहाँ पे भी होगी, तो वो तो बहुत ना के बराबर होगी, मैं हमको दिखाई नेकेड आइट से हम देख ही नहीं सकते हैं उसको, तो इट मीन्स दैट वो है अलाइव, वो है जिंदा है, पर हम उसको देख सकते हैं, ये मूवमेंट बहुत छोटी होती है। Movements over very small scale will be visible to the naked eye, and movements of molecules, for example, it is visible molecules movement necessary for life, and sorry कहाँ पे था, हाँ, invisible molecules movement necessary for life. In if we ask this question to professionals biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them, and until they are infected some cell. देखो ये वायरसेस जो के बारे में बात कर, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद बता देता हूँ। And that is the partly why there is the controversy about the whether they are true live or not. अब देखो ये एक्चुअली वायरस के बारे में क्या है, हमने क्या बोला कि भाई मूवमेंट करना ज़रूरी है, फिर उसको ब्रीथिंग करना ज़रूरी है, उसको ग्रोथ करना ज़रूरी है, सिंपल सी बात है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये तीनों चीज़ तो बैक्टीरिया और वायरस के अंदर तो क्या है, बैक्टीरिया तो चलो ज़िंदा होता है, ओके, पर वायरस इसके अंदर क्या है, तो वायरस तो क्या, वो तो मरा हुआ होता है। जब तक वो इंसान के सेल के अंदर नहीं जाता है तब तक वायरस मरा हुआ होता है, पर जब इंसान के सेल के अंदर जाता है तुरंत वो जिंदा हो जाता है। तो इट मीन्स दैट कि वो पार्शियली लाइव है, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, वो जिंदा है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीड फॉर लाइफ। अब मोलिकुलर मूवमेंट्स क्यों, अब देखो, हाँ, ऊपर दूसरा पैराग्राफ में ऐसा वो भी समझाना भूल गया कि मोलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। अब मोलिकुलर मूवमेंट क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं। तो ऊपर वाले जो पैराग्राफ में था जो मैं बताना भूल गया हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मोलिकुलर मूवमेंट्स में क्या होता है कि भाई हमारी जो बॉडी है, बराबर, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के लिए मोलिकुलर जो रिएक्शन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो हमारे फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब हमको निकालना, फिर हमारे अदर जो केमिकल्स जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है, या सब न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, ओके, तो वो सब क्या होता है, वो फूड में से निकलता है। तो और वो फूड में से निकलता है तो वो कब होगा, तो फूड में से मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होगी तब जाके मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होगी तब जाके उसमें से न्यूट्रिशन निकलेगा, और वो न्यूट्रिशन हम क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और वही एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिशन होता है, वही हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर जाता है और केमिकल एक्टिविटीज़ करता है। इसलिए मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बोले कि भाई खाना हमारी बॉडी के अंदर पहुंच तो गया, पर कार्बन जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो हर एक सेल में जाता है। वो अपने बॉडी के जितने भी सेल हैं, करोड़ों का बहुत सारे हैं जो सेल, वो हर एक सेल के अंदर जाता है, और वो हर एक सेल के अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शन करता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है। मीन्स मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमारे सेल के अंदर कोई सपोज़ जो प्रोटीन और जो हम नॉर्मली बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वो सब जो हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे जो ताकत देने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम क्या करेंगे, जब तक वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक तो वो हमको मिलेगा नहीं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो होगा क्या कि वो सब पूरे सेल के अंदर इकट्ठा होते हैं, और वो तब जाके वहाँ पे प्रोसेस करते हैं और एनर्जी एटीपी जनरेट करते हैं, तब जाके ये, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, तो एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर ट्रांसपेरेंट ही हुआ। एक जगह से मॉलिक्यूल दूसरी जगह जाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, खाना पूरी बॉडी हम खा तो लेंगे, फिर एक्सरेट हो जाएगा, पर वो खाना की जो प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स जो निकले खाने में से, वो अगर हर एक सेल में नहीं जाएंगे तो हर एक सेल को भी ताकत मिल पाएगी नहीं। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये थर्ड पैराग्राफ में यही समझाया है, वाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर लाइफ। हमको मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है।
We have seen earlier classes that living organism are well organized structure, मीन्स हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कि हमको मालूम है तो हमारे बॉडी किस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड, ऑर्गन्स में डिवाइड है, तो हर एक अलग 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 ऑर्गन्स है। अब ऑर्गन्स के अंदर भी क्या है, तो ऑर्गन किससे बनता है, तो टिश्यू में से बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इट मेड्स ऑर्गन। ओके, फिर टिश्यू किससे बनता है, तो सेल के कलेक्शन से वो टिश्यू बनता है। और सेल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, सब गोल्गी बॉडी और वो सब वैक्यूल्स और वो सब हमने बताया था, वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारा एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। ओके, तो वही वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बरोबर, उसके अंदर हमको मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सेल के अंदर जब मॉलिक्यूल नहीं जाएगा तो वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, they can have tissue and tissue have cells and cell have smaller component in them। देखा मैंने बोला था ना, तो and so on, because of effect of the environment, this organized ordered nature of the living structure is very likely to keep break down over time। If order break down, the organism will no longer alive, so they create creatures must keep repairing and कहाँ गया, हाँ, repairing and maintaining their structure। Since all these structure are made up of the molecules, they must move molecule around all the time। तो इसलिए हम, ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो वो मॉलिक्यूल्स में सेल के अंदर से रहे हुए छोटे छोटे जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली वो मूविंग करती रहती है। तो देखो दूसरी बात यहाँ पे हमको क्या है जानने को मिली, ये यहाँ पे जो हमको यहाँ पे जानने को मिली कि भाई क्या होता है कि हमारी रियल लाइफ के अंदर हम जब मूवमेंट करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज को रिपेयर करता है अपना बॉडी के पार्ट्स। तो रिपेयर कैसे करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर से जो खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और वही हम जब सो जाते हैं तब, जब हम जग रहे होते हैं तब भी ऐसा होता है कि भाई वो हमारे बॉडी के जो जहाँ जो पोर्शन जो हमारे डैमेज्ड हुए हैं, ओके, उसको वो रिपेयर करता रहता है, पर सोने के वक्त वो ज़्यादा रिपेयर करता है। ओके, तो ये बेसिक ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ के अंदर जो लाइफ प्रोसेस है वो कैसे चलती है। what are the maintenance process in our living organism, let us explore। अब देखो ये जो मेंटेनेंस सिस्टम है, हम पूरे मेंटेन कैसे होता है हमारा बॉडी, वो हम यहाँ पे देखेंगे हमको नेक्स्ट पॉइंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।